Namaste students, myself JVN Dr. Suman Shekhawat, Department of Kaya Chikitsa, Faculty of Ayurvedic Sciences, Jayoti Vidyapit Women's University. Today we will be discussing about type of Swash Rog. In previous session we have discussed about Nidan, Samprapti, पूर्व रूप और श्वास रोग। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि श्वास रोग के कितने प्रकार होते हैं, इनमें कौन कौन से दोष की अधिकता होती है और किस तरह के लक्षणों के आधार पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा श्वास रोग है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 प्रकार के श्वास रोग बताए गए हैं, जिनमें महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास और क्षुद्र श्वास। अगर हम इनके अंदर दोषों का देखें कि कौन से श्वास के अंदर, पहले हमने डिस्कस किया है कि सभी प्रकार के जो श्वास रोग होते हैं उनमें वात और कफ दोष की अधिकता होती है। वात कफात्मक इनको बोला गया है, कफ वातात्मक। वात और कफ दोष से इनकी उत्पत्ति होती है। लेकिन अगर हम भेदानुसार देखें तो महाश्वास के अंदर वात दोष की, ऊर्ध्व श्वास में भी वात दोष का, छिन्न श्वास की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वात और कफ दोष की अधिकता होती है, वात कफात्मक होता है ये। तमक श्वास के अंदर कफ दोष की और क्षुद्र श्वास के अंदर वात दोष की अधिकता होती है। प्रीवियस सेशन के अंदर हमने देखा था कि जहाँ इसके पूर्व रूप की बात आती है तो आनाहा, पार्श्व शूल, हृदय में पीड़ा और प्राणों का विलोमत्व होना, विपरीत गति हो जाना प्राणवायु की, ऐसे। तो ऐसी अवस्था जो होती है, अगर हम यहाँ पे देखें कि भेदानुसार जो इसके 5 प्रकार बताए गए हैं उसके अनुसार किस तरह का श्वास जो है वो सबसे ज्यादा घातक होता है, किसको ठीक किया जा सकता है या किसके लक्षण किस प्रकार से हैं, वो हम इस सेशन में देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने महाश्वास के लिए कहा गया है, इसको महा ही शब्द इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये जो श्वास का रोगी है, इसमें श्वास का जो रोगी है उच्चे श्वसति, बहुत ही जो श्वास की जो साउंड होती है रोगी की वो बहुत ही लाउड होती है। जैसे स्ट्राइडर वॉइस हमारे यहाँ उसमें बताई गई है कि लाउड वॉइस होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी हाई होती है। यहाँ पे किस तरीके की इन्होंने संज्ञा दी है आचार्य चरक ने, उन्मत्त ऋषभ इवानिशम, कि जो उन्मत्त जो सांड होता है वो जिस तरह की घुरघुराहट भरी जो उसकी आवाज होती है सांस लेने और छोड़ने में, उस तरह की साउंड जो होती है वो इस रोगी के अंदर आती है। रोगी की जो स्थिति होती है, क्योंकि श्वास जो होती है लेने में उसको इतनी ज़्यादा कठिनाई होती है पेशेंट को, कि ऐसी अवस्था की वजह से रोगी का ज्ञान विज्ञान, उसे सही गलत का बोध नहीं रहता। प्रनष्ट ज्ञान विज्ञान यहाँ कहा गया है महाश्वास के लिए। विभ्रांत लोचन, कि रोगी के अक्षी जो होती है वो, उसमें एक जो होता है ना भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है या वो उसमें शिथिलता आ जाती है आंखों के अंदर। इसके अलावा विकृत अक्षी आनंद, रोगी के जो होते हैं अक्षी आंखें और चेहरे जो होते हैं ना, एक शिथिलता आना और आंखों में विकृति आ जाना, कि नॉर्मल पेशेंट के एक्सप्रेशन नहीं रहते, फेस के एक्सप्रेशन नॉर्मल नहीं रहते। इसके अलावा वाणी जो होती है वो फटी फटी वॉइस हो जाती है, होर्सनेस ऑफ वॉइस जो होती है वो देखने को मिलती है। विषीर्ण वाक्य यहाँ कहा गया है, वाणी रोगी की प्रॉपर तरीके से नहीं निकल पाती है, आवाज रोगी की प्रॉपर तरीके से नहीं निकल पाती। यहाँ पे इन्होंने जो दूसरा है ऊर्ध्व श्वास के रोगी के लिए आचार्य चरक कहते हैं दीर्घ श्वसति यस्तु ऊर्ध्व न प्रति आहरति अधः। यहाँ आचार्य चरक ने कहा है दीर्घ श्वसति, ये जो ऊर्ध्व श्वास के रोगी जो होते हैं इनमें प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन होता है, सांस को बहुत लंबे समय तक छोड़ते हैं। इनहेल जो होता है वो लंबे समय तक, इंस्पिरेशन नहीं कर पाते क्योंकि इंस्पिरेशन की वजह से छाती फूलती है, पेशेंट को दर्द होता है।
तो वो इंस्पिरेशन नहीं कर पाता पेनफुल कंडीशन की वजह से। रोगी का जो जो होता है एक तरीके से ऊर्ध्व श्वास ही आप समझ लीजिए कि जो छोड़ने वाला श्वास होता है, एक्सपिरेशन जो होता है वो प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा ऊर्ध्व दृष्टि विपश्यति, रोगी ऊपर की ओर देखता है, ऊपर की तरफ उसकी आंखें हो जाती है सांस लेते वक्त। विभ्रांत अक्षी, वही जो अक्षियाँ जो होती है उनमें शिथिलता आ जाती है। श्लेष्म आवृत मुख, मुख जो होता है वो श्लेष्मा से भर जाता है। इसी के अलावा रोगी को मर्म प्रदेश में वेदना होती है। आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, मर्म प्रदेश में वेदना होना, इस तरह के लक्षण यहाँ पे ऊर्ध्व श्वास के रोगी को आते हैं। अगर हम छिन्न श्वास की बात करें, छिन्न श्वास में किस तरह के लक्षण इन्होंने बताए हैं। छिन्न श्वास चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग जो है कि सर्व प्राणी पीड़िता, सर्व प्राणी पीड़ित है। इसमें जो है सर्व शरीर के अंदर प्राणों में पीड़ा की उत्पत्ति होती है। वात कफ दोष से जो है ये इसकी उत्पत्ति होती है। नय व श्वसति दुखार्तो मर्म क्षेत्र गर्दित है कि नय व श्वसति, रोगी प्रॉपर तरीके से सांस भी नहीं ले पाता क्योंकि उसके मर्म प्रदेशों में रुजा अर्थी, अत्यधिक वेदना जो होती है वो रोगी को होती है, इसलिए प्रॉपर सांस नहीं ले पाता। दह्यमानीन वस्तिना, वस्ती प्रदेश जो है रोगी को, वहाँ रोगी को दाह की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा रक्त एक लोचन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट। कुछ इस तरह के लक्षण हैं इनके, जैसे उन्मत्त ऋषभ, इसके अलावा दीर्घ श्वसति, ठीक है, और ऊर्ध्व दृष्टि विपश्यति, नैव श्वसति, दह्यमानेन वस्तिना, रक्त एक लोचन, ये कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आना मूर्छा, ये जो है इस तरह के लक्षण जो होते हैं वो छिन्न श्वास के रोगी में देखने को मिलते हैं। अगर साध्यता असाध्यता के आधार पे अगर हम देखें तो छिन्न श्वास तक, महाऊर्ध्व छिन्न श्वास तक श्वास के रोगी के लिए आचार्यों ने असाध्य बताया है कि इनको होने के बाद रोगी का श्वास रोग ठीक नहीं हो पाता है, असाध्य कहा है इन्होंने। हाँ, नेक्स्ट इन्होंने कहा तमक श्वास और शुद्र श्वास। तमक श्वास और शुद्र श्वास, तमक इन्होंने कहा है कफ की वृद्धि से तमक श्वास की उत्पत्ति होती है। यहाँ आचार्य कहते हैं आसीनो लभते सौख्यम, रोगी जब लेटता है तो रोगी को ब्रीथलेसनेस होती है, डिस्निया होती है, सांस लेने में परेशानी होती है, लेकिन रोगी को बैठने के बाद पेशेंट को आराम आता है। तमक श्वास के रोगी में जब तक रोगी का कफ बाहर नहीं निकलता तब तक रोगी को बार बार इस तरह की प्रॉब्लम, खांसी की दिक्कतें आती रहती है। तमक श्वास के रोगी में ही जो है, इसको ब्रोंकियल अस्थमा से कोरिलेट कर सकते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, जब जो शीत स्थान अंबु सेवनाथ हमने निदान में पढ़ा था, निदान जब पढ़े थे इसके, कि तमक श्वास के रोगी को ये सब चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं। जब आसमान में बादल हो या एनवायरनमेंट ठंडा हो, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो इस तरह की कंडीशन में कफ के बढ़ने से रोगी जो होता है उसको बहुत अधिक सांस लेने में परेशानी होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए कहा गया आंखों के, जब तक रोगी के जो होता है ना कफ बाहर नहीं आता तब तक उसको खांसी आती रहेगी, आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा। रोगी को जैसे ही कफ बाहर आ जाता है रोगी को आराम आ जाता है। दो तरीका का ये बताया गया है, संतमक और प्रतमक। यहाँ पे प्रतमक के लिए बोला गया है कि प्रतमक में मूर्छा और ज्वर, तमक श्वास के साथ मूर्छा और ज्वर भी देखने को मिलता है। ये पित्त का इसके अंदर अनुबंध होता है, इसलिए शीत चिकित्सा का प्रयोग करने से रोगी को इसमें काफ़ी आराम मिलता है। वैसे ही संतमक के अंदर धूल, धुआं, मानसिक दोष, इनका भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, उनसे रोगी को दिक्कत होती है। यहाँ पे अगर हम साध्यता असाध्यता देखें तो तमक श्वास अगर नूतन होगा तो साध्य होगा, अगर जीर्ण होगा तो कृच्छ साध्य होगा, और अगर रोगी दुर्बल है तो उसमें तमक श्वास असाध्य होता है। अगर हम शुद्र श्वास की बात करें तो शुद्र श्वास के अंदर किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट नहीं होता। जैसे ही रोगी को आराम कर लेता है, विश्राम कर लेता है, रोगी को श्वास जो होता है वो सबसाइड हो जाता है, इसमें वात की वृद्धि होती है। इसको एक्सर्शनल डिस्निया से भी हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं और ये इजीली ट्रीटेबल होता है, इसलिए इसको साध्य कहा गया है।
Thank you so much. If you feel any kind of query with this session, please mention it in comment box. I will try to resolve it soon. Thank you.